कल के मल्टीनेशनल्स हैं और ये स्टार्टअप्स साथियों, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस साल कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। साथियों, आईआईएम संबलपुर का ध्येय मंत्र है नवसर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, उसे भी साथ लेना है। जिस जगह पर आईआईएम का परमानेंट कैंपस बन रहा है, वहां पहले से मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, 3 और यूनिवर्सिटीज हैं, सैनिक स्कूल भी है, सीआरपीएफ और पुलिस के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। जो लोग संबलपुर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं कि आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के बनने के बाद ये क्षेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है। संबलपुर आईआईएम और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे खास बात ये होगी कि ये पूरा इलाका ही एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लैब की तरह है। ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी भव्य है। ओडिशा का गौरव हीराकुंड बांध आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है। बांध के पास देवरीगढ़ सेंचुरी अपने आप में खास तो है ही, इसके बीच में वो पुण्य स्थान भी है जिसे वीर सुरेंद्र साई जी ने अपना बेस बनाया था। इस एरिया के टूरिज्म पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए यहां के स्टूडेंट्स के आइडियाज और मैनेजरियल स्किल बहुत काम आ सकते हैं।
ऐसे ही संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इकत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलीग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। आईआईएम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। साथियों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि संबलपुर और उसके आसपास का इलाका अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, कोल, लाइमस्टोन से लेकर गोल्ड, जेमस्टोन, डायमंड, यहां की प्राकृतिक संपदा को अनेक गुना बढ़ाते हैं। देश के इन नेचुरल एसेट्स को बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे ये पूरे क्षेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है। साथियों, ये मैंने आपको कुछ ही उदाहरण दिए हैं। उड़ीसा में वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राफ्ट, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की कविताएं क्या नहीं है उड़ीसा के पास। जब आप में से अनेक साथी संबलपुरी टेक्सटाइल या फिर कटक की फिलीग्री कारीगरी, उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में अपने कौशल का इस्तेमाल करेंगे, यहां के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही ओडिशा के विकास को भी और गति मिलेगी और नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी आईआईएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे आईआईएम्स आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। आप सभी का जो इतना विशाल और दुनिया के कोने में फैला अलुमनाई नेटवर्क है, वो भी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहां 13 आईआईएम थे, अब देश में 20 आईआईएम है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। साथियों, आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। इन चैलेंजेस को भी आपको समझना होगा। अब जैसे एडिटिव प्रिंटिंग या तो 3D प्रिंटिंग पूरी प्रोडक्शन इकोनॉमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने ही एक कंपनी ने चेन्नई के पास एक पूरी 2 मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है। जब जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स
और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। एयर कनेक्टिविटी ने 20वीं सदी के बिजनेस को सीमलेस बनाया, तो डिजिटल कनेक्टिविटी 21वीं सदी के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कंसेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्क प्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म बीते कुछ महीनों में तेजी से किए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले, बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें। साथियों, जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट के बजाय कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट का समय है। ये कोलैबोरेशन अपनियों के साथियों के साथ जरूरी है ही, बॉट्स और एल्गोरिथम्स भी अब टीम मेंबर्स के रूप में आपके साथ हैं। इसलिए आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। मैं तो आपसे भी और देश भर के आईआईएम से और बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े दूसरे स्कूलों से एक आग्रह करूंगा। कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश ने कैसे काम किया, किस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जिम्मेवारियां उठाई गई, कोलैबोरेशन किया गया, जन भागीदारी का अभियान चला गया, इन सारे विषयों पर रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। 130 करोड़ के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्सपांड किया, इनसे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सबक है। कोविड के दौरान देश ने पीपीई किट का, मास्क का, वेंटिलेटर का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया है। साथियों, हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनाई जाए। देश अब उस सोच से बाहर निकल गया है। अब हमारा जोर तत्कालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर है, और इसमें मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलता है। हमारे बीच में अरुंधति जी मौजूद हैं। देश में गरीबों के लिए जनधन खातों के लिए किस तरह की प्लानिंग हुई, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका मैनेजमेंट किया गया, इस पूरे प्रोसेस की तो वो भी गवा रही हैं, क्योंकि उस समय वो बैंक संभालती थी। जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो, ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना ही नहीं होता। सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिंदगियां संभालना भी होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, और ये इसलिए अहम है
कि ओडिशा के ही संतान भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की इसमें बड़ी भूमिका रही है। साथियों, हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब 10 साल बाद आ ही गई थी, लेकिन बाद के दशकों में रसोई गैस एक लग्जरी बन गई, रहीशी लोगों की प्रतिष्ठा बन गई। लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे, इतने पापड़ बेलने पड़ते थे, और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी। हालत ये थी कि साल 2014 तक, आज से 6 साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55% थी, 55% थी। जब अप्रोच में परमानेंट सॉल्यूशन का भाव न हो तो यही होता है। 60 साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55%। अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सबको गैस पहुंचने में ये शताब्दी भी आधी और बीत जाती। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना ही होगा। आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है? 98% से भी ज्यादा, 98% से भी ज्यादा। और यहां मैनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना आसान होता है, असली चैलेंज होता है कवरेज को 100% बनाने में। साथियों, फिर सवाल ये है कि हमने ये कैसे प्राप्त किया, कैसे अचीव किया। ये आप मैनेजमेंट के साथियों के लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है। साथियों, हमने एक तरफ प्रॉब्लम को रखा, एक तरफ परमानेंट सॉल्यूशन को रखा। चुनौती थी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की। हमने 10,000 नए गैस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन किए। चुनौती थी बॉटलिंग प्लांट कैपेसिटी की। हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्लांट लगाए, देश की क्षमता को बढ़ाया। चुनौती थी इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी की, हमने इसे भी सुधारा। चुनौती थी पाइपलाइन कैपेसिटी की, हमने इस पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और आज भी कर रहे हैं। चुनौती थी गरीब लाभार्थियों के चयन की, हमने ये काम भी पूरी पारदर्शिता से किया, विशेष तौर पर उज्ज्वला योजना शुरू की। साथियों, परमानेंट सॉल्यूशन देने की इसी नीयत का नतीजा है कि आज देश में 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। 2014 से पहले देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। सोचिए, 60 साल में 14 करोड़ गैस कनेक्शन। हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता, चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यहां उड़ीसा में भी उज्ज्वला योजना की वजह से करीब करीब 50 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है। इस पूरे अभियान के दौरान देश ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसी का नतीजा है कि उड़ीसा के 19 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो रहा है। साथियों, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए भी समझाया क्योंकि जितना आप देश की जरूरतों से जुड़ेंगे, देश की चुनौतियों को समझेंगे,
उतने ही अच्छे मैनेजर्स भी बन पाएंगे और उतने ही अच्छे उत्तम सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। मैं समझता हूं हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों के लिए जरूरी है वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें, बल्कि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए। इसमें बड़ी भूमिका वहां पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स की होती है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया गया है। प्रोफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते थे उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम राष्ट्र के विकास के लिए हर किसी को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये भी तो इंक्लूसिव नेचर ही है। मुझे भरोसा है आप इस विजन को पूरा करेंगे। आपके प्रयास, आईआईएम संबलपुर के प्रयास आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सिद्ध करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, झारखंड के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु ई के पनलानी स्वामी जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय गवर्नर महोदय, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को, सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से
राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होए दो। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए? हम जो घर बनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों ना हो? सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे ना हो, बल्कि स्टार्टअप की तरह चुस्त भी हो और दुरुस्त भी होने चाहिए। इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से
हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर 12 महीनों में 1000 घर बनाए जाएंगे। एक साल में 1000 घर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन 2.5 से 3 घर बनाने की एवरेज आएगी। एक महीने में करीब करीब 90-100 मकान बनेंगे और साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। साथियों, ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे, जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स सीख पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आग्रह करता हूं कि इस फील्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाएं। एक वीक के लिए इन 6 साइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्ययन करें, वहां की सरकारें भी उनको मदद करें और एक प्रकार से देश भर की हमारी यूनिवर्सिटी के लोग ये जो पायलट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से इंक्यूबेटर्स हो रहे हैं, वहां जाकर के टेक्नोलॉजी, और मैं ये चाहूंगा कि हमें आंख बंद करके किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम देखें और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी एक्टिविटी बदल सकते हैं क्या, उसके परफॉर्मेंस लेवल को बदल सकते हैं क्या। मैं पक्का मानता हूं हमारे देश के नौजवान ये देखेंगे, उसमें जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ नयापन जोड़ेंगे और सचमुच में देश एक नई दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ घर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। साथियों, देश में ही आधुनिक हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही
21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इस अभियान के तहत 5 सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को चयन भी किया गया है। अभी मुझे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित किताब और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अवसर मिला। इनसे जुड़ी सभी साथियों को भी इस एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग के, उन सब से और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। लेकिन बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा था। जीवन भर की पूंजी लगाकर घर खरीद तो लिया, पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन घर कागज पर ही रहता था। घर मिल जाएगा इसका भरोसा नहीं रह गया था। कमाई होने के बावजूद भी अपनी जरूरत भर का घर खरीद पाएंगे, इसका भरोसा भी डगमगा गया था। वजह क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हो गई थी। एक और भरोसा जो टूट गया था वो ये कि क्या कानून हमारे साथ देगा कि नहीं देगा। अगर बिल्डर के साथ कोई झगड़ा हो गया, मुसीबत आ गई, तो ये भी एक चिंता का विषय था। हाउसिंग सेक्टर की ये स्थिति हो गई थी कि किसी गड़बड़ी की स्थिति में सामान्य व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। और साथियों, इन सब से वो किसी तरह निपटकर आगे बढ़ना भी चाहता था। तो बैंक की ऊंची ब्याज, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किलें, उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं, उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। साथियों, अगर हम पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए लाखों घरों के काम पर नजर डालें तो उसमें इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर फोकस मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल से मैं स्थानीय जरूरतों और घर के मालिक की अपेक्षाओं के अनुसार इनोवेशन नजर आएगा। घर के साथ साथ दूसरी योजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया है।
इससे जो गरीब को घर मिल रहा है, उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवश्यक सुविधाएं हैं, ऐसी अनेक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के कारण हर चीज का पता चलता है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। घर निर्माण के हर स्टेज की तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है, वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। और मैं राज्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं। आज कई राज्यों को इसके लिए सम्मानित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इन राज्यों को, जो विजयी हुए हैं, जो आगे बढ़ने के लिए मैदान में आए हैं, उन सभी राज्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं, वो पूरा होगा। उनका घर अब फंसेगा नहीं। आज देश में लगभग 60,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। यानी हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है। साथियों, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है, वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ये घर देश के युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है ना, तब वो दरवाजा या चार दीवार इतना तक नहीं होता है। जब घर की चाबी हाथ आती है, तो एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है। एक सुरक्षित भविष्य का द्वार खुलता है। जब घर के मकान के मालिकी का हक आ जाता है, चाबी मिलती है, तब बचत का भी द्वार खुलता है। अपने जीवन के विस्तार का द्वार खुलता है। 5-25 लोगों के बीच में, समाज में, ज्ञाति में, बिरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है। एक सम्मान का भाव लौट आता है। आत्मविश्वास पनपता है। ये चाबी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है। इतना ही नहीं, ये चाबी भले ही दरवाजे की चाबी होगी,
लेकिन वो दिमाग के भी वो ताले खोल देती है जो नए सपने संजोने लग जाता है, नए संकल्प से की ओर बढ़ चलता है और जीवन में कुछ करने के सपने नए तरीके से बुनने लग जाता है। इस चाबी की इतनी ताकत होती है। साथियों, पिछले साल कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये योजना, इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था। लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है। और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापस आओ वापस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को, जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन श्रमिक बंधुओं को उचित किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण छोटे छोटे कमरे में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रहना पड़ता है। इन जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर अस्वच्छता, ऐसी अनेक समस्याएं भरी पड़ी रहती है। राष्ट्र की सेवा में अपना श्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरिमा के साथ जीवन जिए, ये भी हम सभी देशवासियों का दायित्व है। इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है। कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैक्स को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले 8% लगा करता था, वो अब सिर्फ 1% है। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले 12% टैक्स की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मान्यता दी है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। साथियों, बीते सालों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर 3 साल में ही हमारी रैंकिंग 185 से सीधी 27 पर आ पहुंची है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी परमिशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का विस्तार भी 2000 से ज्यादा शहरों में हो चुका है। अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लगना पूरे सेक्टर को गति देता है। इससे डिमांड तो बढ़ती ही है,
रोजगार के भी नए अवसर बनते हैं। देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। मुझे विश्वास है कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जरूर पूरा होगा। गांवों में भी इन वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष हमें गांवों में बन रहे घरों में भी और तेजी लानी है। शहरों में इस नई टेक्नोलॉजी के विस्तार से भी घरों के निर्माण और डिलीवरी दोनों में ही तेजी आएगी। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गति से चलना ही होगा, मिलकर के चलना होगा, निर्धारित दिशा में चलना होगा। लक्ष्य को ओझल होने देना नहीं है और चलते रहना है। और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबको इस 6 लाइट हाउस, एक प्रकार से हमारे नई पीढ़ी को, हमारे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी हो, ये मेरा इच्छा रहेगी। मैं चाहूंगा सभी यूनिवर्सिटीज को, मैं चाहूंगा सभी कॉलेजेस को, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है, कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता है, हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। ये अपने आप में शिक्षा का बहुत बड़ा एक दायरा बन जाएगा। और इसलिए मैं देश के सभी युवा इंजीनियरों को, टेक्नीशियनों को विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं। इस लाइट हाउस से जितनी लाइट वो ले सकते हैं लें, और अपनी लाइट जितनी उसमें डाल सकते हैं डालें, अपने दिमाग की लाइट जितनी लगा सकते हैं लगाएं। आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 6 लाइट हाउस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।